अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। स्टोरी के शुरू में जो मैं पहले थंबनेल बनाता था वो आपको पिक्चर नज़र आती थी, उसके ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आता था। कुछ अरसे से वो मैं नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। कुछ लोगों ने पूछा भी है उसके बारे में, तो इंशाल्लाह वो भी अब मैं लगाना शुरू कर दूँगा। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक वो भी आपको पहले की तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों ने स्टोरियाँ भेज रहे हैं, भेजी हुई भी हैं, तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी कहानी कब प्रोग्राम में शामिल होगी। जितने लोगों ने भी मुझे स्टोरीज भेजी हैं सब की सब इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में लाजमी शामिल करूँगा। किसी की भी स्टोरी मिस नहीं होगी। जैसे ही आपकी स्टोरी का नंबर आएगा इंशाल्लाह ताला आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की जो स्टोरी है ये मुझे सैयद शहरियार अहमद ने रावलपिंडी से भेजी है और ये कहते हैं कि ये एक सच्ची कहानी है। आप इसको अपने लफ्ज़ों में सुनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो पीछे एक उनका गांव है, उन गांव की बड़ी ये मशहूर कहानी है। आज आसमान बादलों से भरा हुआ था। सर्दियां भी शुरू हो चुकी थीं और जब आसमां पे बादल आ जाए तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि सर्दियां अभी शुरू हुई थीं, इतना ज़्यादा ठंड नहीं हुई थी, लेकिन बादलों ने जैसे ही पूरे आसमां को अपनी लपेट में ले लिया तो ठंड का एहसास बहुत ज़्यादा हो गया। रॉबर्ट और क्रिस्टी अपनी गाड़ी के अंदर सामान रख रहे थे। 2 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी और हनीमून मनाने के लिए क्रिस्टी ने ही कहा था हिल स्टेशन चलते हैं, वहां चल के हम अपना हनीमून मनाएंगे। वो दोनों अपना सामान गाड़ी में रख के जब गाड़ी में बैठ चुके और गाड़ी रवाना हुई तो एक लंबा सफर था जो दोनों ने तय करना था और उसके बाद हिल स्टेशन वो पहुंचते। मौसम को बहुत एंजॉय करते हुए वो जा रहे थे। गाड़ी के अंदर उन दोनों का पसंदीदा म्यूजिक भी लगा हुआ था जिसको वो सुन रहे थे। शहर की रोशनियां आज जल्दी ही ऑन कर दी गई थी क्योंकि जल्द ही शाम का एहसास हो गया था। दिन को भी बादल थे तो दिन को भी धूप नहीं निकली थी, इसलिए जल्द ही शाम से पहले पहले लाइटों को ऑन कर दिया गया। वो अपने शहर से सड़कों पे गाड़ी को दौड़ाते हुए उसी मंजिल की तरफ जा रहे थे जहाँ पे ख्वाहिश थी जल्द अज जल्द उन पहाड़ी की वादियों में वो पहुँच सकें, अपनी इस शादी के इन खूबसूरत लम्हात को सारी ज़िंदगी के लिए यादगार बना सकें। गाड़ी शहर से गुज़रते गुज़रते उस रास्ते पे आ पहुँची जहां से पहाड़ों का वो सिलसिला शुरू होता था जहां पे दरख्त ही दरख्त थे, लंबे लंबे दरख्त। और गाड़ी जब इन रास्तों से गुजर रही थी तो वहीं पे जहां पे गहरे बादल पूरे आसमान को अपनी लपेट में लपेट चुके थे वहीं पे तेज हवा भी चल रही थी। तो गाड़ी की विंड स्क्रीन पर एक बड़ा सा कतरा आके गिरा। ये बारिश का पहला कतरा था और जैसे ही बारिश का पहला कतरा गिरा गाड़ी की स्क्रीन पर तो उसके साथ ही टक 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 की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। ये बारिश के कतरे थे जो गाड़ी की छत पे, गाड़ी की सामने वाली विंड स्क्रीन पर गिर रहे थे। बारिश शुरू होने जा रही थी और जैसे ही ये कतरे गाड़ी के ऊपर गिरना शुरू हुए तो इनकी तादाद बढ़ती गई, कतरे और बढ़ते गए और बढ़ते गए, ऐसे बढ़े कि एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई। जब भी आप किसी पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे हों जहां पे दरख्त ही दरख्त हों, एक ऐसी सड़क जहां पे कोई भी गाड़ी आपको क्रॉस नहीं कर रही, अकेली आपकी गाड़ी लाइटें जलाकर चल रही है क्योंकि घुप अंधेरा है बादलों की वजह से, और वहीं पे एक शोर सा पैदा हो, उस खामोशी, उस तारीकी को अजीब ही भयानक करता है वो शोर, चाहे वो बारिश का शोर हो। और बारिश तेज शुरू हो गई थी।
वैसे भी अब रात हो चली थी। अब गाड़ी की स्पीड को इसलिए भी स्लो करना पड़ा कि एक तरफ तो पहाड़ था और दूसरी तरफ गहरी खाई। उस गहरी खाई पे महफूज बनाने के लिए ग्रिल लगा तो गई थी, लेकिन फिर भी डर था कि इस बारिश में गाड़ी अगर कहीं पे स्लिप हो गई तो नीचे कहीं खाई में ही ना जाकर गिर जाए। अब गाड़ी की स्पीड बिल्कुल आहिस्ता थी, लेकिन फिर भी गाड़ी में बैठी क्रिस्टी दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैंने ही इस जगह का इंतखाब किया था कि हम अपनी हनीमून मनाने के लिए वहीं चलते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इतना खौफनाक मौसम हो जाएगा कि अब मैं तो खुद ही डर रही हूं कि यह गलत फैसला था। म्यूजिक अभी भी गाड़ी के अंदर चल रहा था, लेकिन जैसे ही तेज एक रोशनी सी पड़ती थी गाड़ी के ऊपर, वो आसमान से उस बिजली की सी थी जिसके साथ ही एक जोरदार धमाका भी होता। जब बिजली चमकती थी तो पूरा वो पहाड़ जो दरख्तों से भरा हुआ था, पूरा का पूरा पहाड़ रोशन हो जाता और साथ एक भयानक आवाज भी आ जाती उस बिजली की। बादल गरज भी रहा था, बरस भी रहा था और गाड़ी चलती हुई जा रही थी। विंड स्क्रीन पर मुसलसल पानी को हटाने के लिए कोशिश कर रहे थे। रॉबर्ट जो गाड़ी चला रहा था, म्यूजिक को अभी तक एंजॉय कर रहा था। माना कि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज नहीं थी, क्योंकि डर था कि अगर कहीं ब्रेक लगाने पड़ ही जाएं तो फिसलन है, पानी है और बारिश के मौसम में गाड़ी आराम से स्लिप हो सकती है। कि वहीं पे गाड़ी चलाते चलाते रॉबर्ट ने मोहब्बत भरे अंदाज में साथ बैठी अपनी बीवी क्रिस्टी की तरफ देखा, जिससे 2 दिन पहले शादी हुई थी। लेकिन एकदम से जब उसने देखा कि उसका चेहरा बहुत ही परेशान सा लग रहा है, तो रॉबर्ट चौंका और बीवी से कहा, क्रिस्टी क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? और अपना हाथ मोहब्बत से उसके हाथ पर रख दिया। जैसे मोहब्बत का अंदाज, मोहब्बत की अदा के साथ इंसान अपना हाथ अपनी बीवी के हाथ में मोहब्बत से रखता है, तो ये क्या, उसका हाथ तो बहुत ठंडे हो रहे थे। क्रिस्टी क्या हुआ, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। तो रॉबर्ट को प्यार से कहती, क्रिस्टी बोली राबी, वो उसको प्यार से राबी कहती थी। बहुत भयानक मंजर हो गया है, मैंने ही कहा था ना यहां पे आने के लिए, लेकिन सारे मंजर को देख के मुझे डर लग रहा है। तो रॉबर्ट बोला, इसमें डरने की क्या जरूरत है। और उसी लम्हे रॉबर्ट की निगाह सामने पड़ी तो उस तेज होती बारिश पे, जहां विंड स्क्रीन पे मुसलसल बारिश ही बारिश होती और गाड़ी के बारिश को हटाते विंड स्क्रीन के दोनों वाइपर भरपूर कोशिश कर रहे थे कि स्क्रीन को खाली कर सकें, लेकिन तेज बारिश की वजह से फिर से विंड स्क्रीन कतरों से भर सक जाती और वाइपर फिर से उनको साफ करने में जो लगे हुए थे। तभी उसकी निगाह सामने पड़ी। सामने एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, झुकी हुई कमर के साथ, जैसे कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा या बूढ़ी खड़ा होता है, वो बिल्कुल रोड के बिल्कुल दरमियान में खड़ा था। बीवी की तरफ देखता रॉबर्ट, जो बीवी की परेशानी को कम करने के लिए उसकी तरफ देख रहा था, उसको हौसला दे रहा था। जैसे ही बीवी से चेहरा हटाकर उसने सामने स्क्रीन की तरफ देखा तो देर हो चुकी थी। वो जो भी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था वो बिल्कुल गाड़ी के ऐन सामने खड़ा था और इतनी देर में जब तक वो ब्रेक लगा था, गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ जाके उसको लगी और वो शख्स उड़ता हुआ कहीं गिर गया। रॉबर्ट गाड़ी की इमरजेंसी ब्रेक तो लगा चुका था, बहुत तेज़ी के साथ उसने ब्रेक लगाई थी, उसके बावजूद भी गाड़ी गोल घूमी और घूमती हुई वो जो साइड पे ग्रिल लगी थी ताकि गाड़ी नीचे खाई में ना गिरे, उसको जाकर टच हो गई और गाड़ी रुक गई। क्रिस्टी के मुंह से एक चीख निकल गई। रॉबर्ट अपनी छतरी निकालने लगा ताकि मैं छतरी खोलूं और बाहर जाके देखूं कौन टकराया है गाड़ी से। तो क्रिस्टी बोली, रॉबी क्या हुआ?
रॉबर्ट बोला, लगता है गाड़ी से कोई टकरा गया है, परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कौन है। उसने गेट खोला, बाहर निकलते ही अपनी छतरी को खोला, अम्ब्रेला खोला, उसको अपने सर के ऊपर किया और आगे की तरफ बढ़ा। गाड़ी की जो रोशनियां, तेज रोशनियां बिल्कुल सड़क को क्लियर दिखा रही थी, उन्हीं रोशनियों की मदद से उसने ढूंढने की कोशिश की कि कौन गाड़ी से आकर टकराया था। तेज हवा भी चल रही थी, तो बारिश उस हवा की वजह से उसके कपड़ों को गीला कर रही थी। बेशक वो छतरी के नीचे था, लेकिन हवा की वजह से फिर भी उसको बारिश लग रही थी, उसके कपड़ों को गीला कर रही थी। वो इधर उधर कुछ देर देखता रहा, ढूंढने की कोशिश करता रहा। वो जो भी गाड़ी से आके टकराया था, जो बूढ़ा सा था, कमर झुकी हुई थी, बस चंद सेकंड ही वो देख सका था और बारिश की वजह से उसकी टक्कर हो गई थी। ब्रेकें भी लगाने के बावजूद वो उसको नहीं बचा सका था। इधर उधर ढूंढने के बाद वो गाड़ी में वापस आया, अपनी छतरी को बंद किया और पिछली सीट पर रखते हुए जब दरवाज़ा बंद किया तो अंदर बैठी घबराई क्रिस्टी बोली, क्या हुआ, कौन टकराया था? यकीनन उस वक्त क्रिस्टी उसको नहीं देख सकी थी, जो सामने था उसको रॉबर्ट ने देखा था। तो रॉबर्ट को बोला, शायद मेरा वहम है, ये पता नहीं क्या हुआ है, कोई टकराया तो था लेकिन आगे कोई भी नहीं है, मैं सारा ढूंढ आया हूं, कहीं पे भी कोई मौजूद नहीं है। हो सकता है मेरा वहम हो या बारिश की वजह से कोई चीज़ टकरा गई हो, हमें आगे चलना चाहिए। वो गाड़ी अभी भी स्टार्ट थी, बंद नहीं हुई थी, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। इसके बावजूद उसका पिछला हिस्सा जाकर उस साइड में बनी हुई बचाने वाली जो एक पट्टी सी लगी थी उसको लग गया था, लेकिन फिर भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। रॉबर्ट बोला, ऐसे मौसम में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा, मेरा ख्याल है हमें रात को रुक जाना चाहिए और जब सूरज निकले सुबह तो फिर सफ़र तय करना चाहिए। इस बारिश में जो लगता नहीं है कि बारिश रुकेगी, मुसलसल जो बरसती बारिश है ये रात सारी चलती रहेगी, हमें रुक जाना चाहिए, रात गुजार कर फिर निकलना चाहिए। और उसने गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। तो गाड़ी में बैठी क्रिस्टी बोली, हम रात यहाँ पे कैसे रुक सकते हैं, ये तो जंगल है, इस जंगल में हम कहाँ कयाम करेंगे? तो रॉबर्ट बोला, कहीं ना कहीं कोई सराय, कोई होटल ज़रूर होगा, हम वहां पे रुकते हैं। और गाड़ी उसी स्पीड से जिस तरह चलती हुई आ रही थी, अब गाड़ी फिर से रवां दवां थी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई। बाहर बारिश अपनी शोर मचाती आवाज़ के साथ मौजूद थी और बादल गरजता तो एक और कड़कड़ाहट आसमां पे पैदा होती, साथ ही एक बिजली चमकती और एक ठा की एक आवाज़ भी आती। और गाड़ी की शोर करते दोनों वाइपर जो मुसलसल स्क्रीन से बारिश के कतरों को हटा रहे थे कि गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रहे और रास्ता इस शीशे के ज़रिए नज़र आता रहे। तभी क्रिस्टी की एक बोर्ड पर निगाह पड़ी और उसने रॉबर्ट को मुखातिब किया, रॉबी वो देखो, किसी सराय का बोर्ड लगा है, रेडवाइल्ड सराय। रॉबर्ट ने जैसे उस बोर्ड को पढ़ा तो कहा, बहुत ही अजीब सा नाम है, लेकिन हमें नाम से क्या लेना, हमें तो रात गुजारनी है। और उसी बोर्ड के नीचे एक तीर का निशान बना था जो इस बात का इशारा था कि इस पक्की सड़क से हट के अब आपको एक कच्ची सड़क की तरफ जाना है। रॉबर्ट ने गाड़ी को उसी कच्ची सड़क पे उतार दिया जिस तरफ तीर का निशान जा रहा था, और यूं गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उस कच्ची सड़क पर चलने लगी। कुछ ही दूर गाड़ी गई होगी कि सामने एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग नजर आई, काफी बड़ी बिल्डिंग। ये वही सराय था जिसका बाहर बोर्ड लगा था और वो कच्ची सड़क से उस सराय की तरफ आए थे। सनोबर के इर्द गिर्द सारे दरख्त के अंदर ढका हुआ वो सराय, लंबे लंबे सनोबर के दरख्त। जैसे ही गाड़ी की रोशनी उस सराय पर पड़ी तो वो एक सराय का भूत बंगला ज्यादा था, बहुत ही पुराना बना हुआ, कब का रंगो रोगन जो उसका उतर चुका था, और रात की इस तारीकी में तो और ही ज्यादा खौफनाक नजर आ रहा था। गाड़ी उसके बिल्कुल करीब जाकर जब रॉबर्ट ने रोकी
तो क्रिस्टी से कहा, अपनी अम्ब्रेला उठाओ और बाहर निकलो। दोनों ने अपनी अपनी छतरी हाथ में पकड़ी, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। बाहर निकलते ही तेज़ी से छतरी अपनी अपनी खोल ली और गाड़ी के दोनों गेट बंद करके उसी मेन दरवाजे की तरफ जाना शुरू हो गए जो उस भूत बंगले के बिल्कुल सामने बना हुआ गेट था। उनको सरों पे छतरी थी जो उनको बारिश से बचा रही थी। वो नहीं जानते थे उस दरख्त जो बिल्कुल उनके सीधे हाथ पे सनोबर का बड़ा दरख्त था, उस दरख्त के ऊपर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक वो मखलूक बैठी थी जिसको भयानक मखलूक कहते हैं, जिसके बड़े बड़े दांत थे और बड़े बड़े नाखून, भयानक सा चेहरा। और वो मखलूक उसी दरख्त पर बैठी उन दोनों को जब अंदर जाते देख रही थी तो बैठी मुस्कुरा रही थी, ऐसे शिकारी शिकार को देख के मुस्कुराता है। वो दोनों उस गेट पे पहुंचे तो गेट को जैसे ही धक्का दिया, गेट खुला हुआ था। रॉबर्ट बोला, शुक्र है यहां पे कोई रहता है, सराय अभी तक आबाद है। गेट खोल के वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो बिल्कुल सामने काउंटर बना हुआ था और लेफ्ट और राइट लाइन में कमरे बने हुए थे। काउंटर के पीछे सीढ़ियां नजर आ रही थी जो गोल घूमती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। अंदर एक निगाह दोनों ने देखा तो बाहर से जितना खौफनाक और भयानक था, अंदर उतना बुरा नहीं था। अंदर बेहतर हालत में था। बाहर उसकी बिल्कुल देखभाल नहीं की गई थी, लेकिन अंदर फिर भी उसको इस अंदाज में बनाया, फर्नीचर के साथ सजाया गया था कि इतना भयानक नहीं नजर आता था। फर्नीचर भी बिल्कुल पुराना था, लेकिन उस पर धूल नहीं जमी थी, जैसे उसको साफ किया गया हो। लगता बाहर से ऐसे था कि जब इसके अंदर दाखिल होंगे तो जालों से भरा हुआ ये भूत बंगला होगा, लेकिन अंदर देख के लगता था यहां इंसान रहते हैं। सामने काउंटर पे उनकी निगाह पड़ी तो एक बूढ़ा सा शख्स काउंटर पे ही सर टिकाए सो रहा था। अंदर दाखिल होते ही दोनों ने अपनी अपनी छतरियां बंद की, हाथ में पकड़ी और लकड़ी के उस फ्लोर पे चलते हुए उस काउंटर की तरफ गए। इसके बावजूद कि लकड़ी के फ्लोर पे चलते हुए उनकी जूतों की आवाज़ से ठक 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 की आवाज़ पैदा हो रही थी। उस बूढ़े को जाग जाना चाहिए था जो सामने बैठा था, लेकिन वो गहरी नींद में था। शायद जानता था रात के इस लम्हे इस तेज़ बारिश में यहाँ कोई नहीं आएगा, इसलिए वो बेफिक्र होकर सो रहा था। वो दोनों चलते हुए उसके पास पहुंचे तो उसी काउंटर पे एक घंटी सी रखी हुई थी जिसके ऊपर हाथ मारने से वो ज़ोर से बजती थी। उन्होंने जाते ही उस घंटी पे रॉबर्ट ने हाथ मारा। जैसे ही उस घंटी पे हाथ पड़ा तो वो घंटी बजना शुरू हो गई और उस घंटी के शोर से वो जो सर टिकाए वहीं पे सो रहा था, उसने अपना सर ऊपर उठाया। और जैसे ही उसने अपना सर ऊपर उठाया तो दोनों की चीखें निकलते निकलते रह गईं, क्योंकि उसकी आंखों की जगह पे दो गड्ढे थे। आंखें अंदर से खाली थीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ गड्ढे पड़े हुए थे। और उसने जैसे ही उन दोनों को देखा तो उन दोनों ने आंखों को देखते ही अपनी मुश्किल से चीख को दबाया। उस शख्स ने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखे, जैसे नींद से कोई इंसान जागता है और आंखों को मलता है, ऐसे उसने अपनी आंखें मली और दोबारा से उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें अपनी जगह पर मौजूद थीं। अब वहां पे कोई गड्ढे नहीं थे। वो दोनों डर कर 2 कदम पीछे हट चुके थे। तभी रॉबर्ट आगे हुआ और कहा, आपकी आंखें बहुत अजीब हैं। उसे बोला नहीं जा रहा था। और क्रिस्टी भी 1 कदम और आगे बढ़ी और पीछे उसके छुप कर खड़ी हो गई, जैसे डर रही हो कि यह इंसान है या कोई और मखलूक। तो उस सामने बैठे अजीबो गरीब शख्स ने हाथ आगे किया और आंख के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया और उसने अपनी आंख निकालकर अपने हाथ पर रख ली। और अब उस फिर आंख के अंदर गड्ढा मौजूद था, उसी तरीके जहां पे उन्होंने पहले आते ही उसकी आंखों में गड्ढा देखा था। और फिर से वही गड्ढा मौजूद हो गया था और उसने अपनी आंख को ऐसे हाथ में पकड़ लिया। तब रॉबर्ट बोला, ये क्या है? फिर से आपकी आंख में गड्ढा पड़ गया है? तो उसने कहा, हाँ, ये मेरी आंख पत्थर की है।
कार हादसे में मेरी आंख ज़ाय हो गई थी तो उसकी जगह पे मैं पत्थर की आंख लगाता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसने फिर से आंख रखी और अंदर डाल दी, और उसके बाद जब दोबारा आंखें खोली तो दोनों आंखें अपनी जगह पर मौजूद थीं। उसने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी आंख पत्थर की है। तो रॉबर्ट बोला लेकिन आपकी तो दूसरी आंख भी खाली थी, वहां पे गड़ा पड़ा था। तो वो मुस्करा पड़ा, एक कहका लगाया, एक अजीब सा तंजिया कहका, और हंसते हंसते उसने कहा अगर किसी की दोनों आंखें ना हों तो वो कैसे देख सकता है? अगर मेरी दोनों आंखें ना होती तो मैं तुम्हें कैसे देख सकता? मैं तुम दोनों को देख सकता हूं। मेरी आंखें दोनों तो नहीं, लेकिन एक आंख मेरी मौजूद है, एक आंख पत्थर की है। रॉबर्ट बोला हमें रात रहने के लिए यहाँ पे कमरा चाहिए। उसने कहा बिल्कुल मिल जाएगा आपको। बारिश के इस मौसम में सारे कमरे ही तकरीबन खाली होते हैं, कम ही लोग यहाँ का रुख करते हैं, कोई भूला भटका ही होता है जो यहाँ पे चला आता है। आपको कमरा मिल जाएगा। नीचे से उसने एक रजिस्टर निकाला और निकाल कर ऊपर उसी टेबल पे जहाँ पे वो सो रहा था उसी काउंटर पे रख दिया और कहा ये लीजिए, इसको खोलिए, अपना नाम पता इसके अंदर लिख दीजिए। क्रिस्टी अभी भी इर्द गिर्द के माहौल को देख रही थी, जैसे हम क्यों इस घर के अंदर आ गए हैं, इससे तो बेहतर हम गाड़ी में ही मौजूद थे। खामोशी थी, ऐसे लगता था जैसे यही अजीबो गरीब बूढ़ा ही यहां पे रहता है और कोई भी यहां पे नहीं रहता। रॉबर्ट ने रजिस्टर खोला, उसमें से बॉल पेन उठाई और अपना नाम पता लिखना शुरू कर दिया कि वहीं छत पे तेजी से चलती हुई एक बहुत बड़ी मकड़ी सी थी जो गिरी और सीधी रॉबर्ट के हाथ पे आके पड़ी। जैसे उसके हाथ पे वो मकड़ी गिरी तो रॉबर्ट के मुंह से चीख निकल गई और उसके हाथ जल्दी से पीछे खींच लिया और बॉल पेन भी उसके हाथ से गिर गई, क्योंकि उसने इतनी बड़ी मकड़ी जिंदगी में नहीं देखी थी। बॉल पेन नीचे गिराए, हाथ को पीछे करके रॉबर्ट डर गया था और उस मकड़ी को देख के साथ क्रिस्टी भी डर गई थी। तभी वो अजीबो गरीब बूढ़ा बोला कमीनी तुझे बहुत जल्दी है ना, तुझसे सब्र नहीं होता। और उसी काउंटर पे वो जो मकड़ी बड़ी सी बैठी हुई थी उसने रजिस्टर उठाया और उसको जोर से ये कह के रजिस्टर मार के 2 टुकड़े कर दिया कि कमीनी तुझे बहुत जल्दी है ना, तुझसे सब्र नहीं हो रहा। और मकड़ी को उसने 2 टुकड़े कर दिया। रजिस्टर वापस उसी जगह पे रख के उसने नीचे से एक पुराना सा कपड़ा उठाया, उस कपड़े से उस मकड़ी को पकड़ा, डस्टबिन में डाला और उस जगह को साफ कर दिया और कहा आप एड्रेस लिख चुके हैं या अभी और लिखना है? तो रॉबर्ट बोला मैं लिख चुका हूं। तभी उसने एक अजीब सी आवाज निकाली। वो दोनों समझ ना सके कि ये कुछ बोला है या आवाज निकाली है कि बिल्कुल पीछे वाले कमरे से कोई चलने की आवाज आई, जैसे कोई चलता हुआ आ रहा है और एक नौजवान लड़की बिल्कुल चलते हुए उनके करीब पहुंच गई। वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की थी, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको देख के वो डर जाते। वो लड़की आई और उसने कहा ये लो चाबियां, इन दोनों को ऊपर वाले रूम में छोड़ कर आओ। उस लड़की ने चाबी पकड़ी और दोनों को एक निगाह देखा और इशारा किया कि आ जाओ मेरे पीछे। और जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते की तरफ वो चलती हुई आगे बढ़ने लगी। वो बिल्कुल उस काउंटर के पीछे वाले रास्ते की तरफ जा रही थी जहां पे सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थी। रॉबर्ट और क्रिस्टी भी चलते हुए उसके पीछे चलना शुरू हो गए। वो दोनों उसके पीछे चल रहे थे और इर्द गिर्द देखते जा रहे थे। कमरे थे जिनके दरवाजे बंद थे, पुराने दौर के बने हुए लकड़ी के दरवाजे। ऐसे लगता था जैसे इतना सालों पहले इनको बनाया गया था और आज उनकी हालत ही अजीब हो चुकी थी। जब वो सीढ़ी पे पहुंचे तो वो जो सीढ़ी थी वो लकड़ी के बने हुए फट्टे से थे। जैसे ही उस लड़की ने उस पर पहला कदम रखा तो उसमें से एक बाकायदा चरचराहट की आवाज़ आई, एक ऐसी आवाज़ जो रात की उस तारीकी में और ही ज़्यादा भयानक और खौफनाक महसूस हो रही थी। वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। क्रिस्टी और रॉबर्ट भी उसके पीछे पीछे उन लकड़ी की सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए और अब वो पूरी की पूरी सीढ़ी ज़ोर ज़ोर से चरचराहट पैदा कर रही थी, जैसे पूरे इस सराय के अंदर शोर समच गया हो। और वो उसके पीछे जा रहे थे। ऊपर पहुंचते पहुंचते एक कमरे के सामने पहुंचकर
उस लड़की ने हाथ में पकड़ी हुई चाबी एक दरवाजे के ताले के अंदर डाली और ताले को खोलना शुरू कर दिया। ऊपर एक बाकायदा कॉरिडोर सा बना हुआ था, इर्द गिर्द कमरे बने हुए थे, और उस कमरे का ताला खोलने के बाद जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो दरवाज़ा भी एक शोर के साथ खुलना शुरू हो गया। वो भी दरवाज़ा बहुत भयानक शोर के साथ खुला था। वो लड़की अंदर दाखिल हुई और कहा, ये लीजिए आपका कमरा। वो दोनों अभी तक घबराए हुए थे, मकड़ी के वैसे परेशान थे। तो वो लड़की बोली, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इर्द गिर्द जंगल है, तो जंगल से इस तरह की मकड़ियाँ आ जाती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ होती हैं, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो कमरे के अंदर पहुँचे तो कमरे की हालत देखी तो उनको अंदाज़ा हुआ कमरा इतना भी बुरा नहीं है। एक किंग साइज़ का बहुत बड़ा बेड बिछा हुआ था, अलमारियाँ भी थी और साथ ही जुड़ा हुआ बाथरूम भी था। लेकिन बिस्तर पे जो चादर थी उसको देख के दोनों अजीब से हो गए। अजीबो गरीब सी शक्ल के जानवर और अजीबो गरीब सी मखलूक बनी हुई थी उस चादर पे। क्रिस्टी चादर को देख के डर सी गई और रॉबर्ट की आंखों में देखते इशारा किया जैसे ये चादर देखो। रॉबर्ट ने भी चादर देखा तो उस लड़की से मुखातिब हुआ, क्या आप ये चादर बदल सकती हैं? उस लड़की ने कहा, अब स्टॉक में और चादरें नहीं हैं, आज रात आपको इसी पे गुजारा करना होगा। और उसी लम्हे वो जो दरवाज़ा खुला छोड़ के आए थे, खुद से ही वो दरवाज़ा ठा के साथ बंद हो गया, जैसे पीछे से किसी ने उसको बंद किया हो। वो दोनों उस दरवाजे की तरफ चौंके और एकदम से चौंक के देखे दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे बाहर से बंद हो गया। तो वो लड़की ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, ये दरवाजे ज़रा लूज़ हैं, खुद बंद हो जाते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस दरवाजे के बाहर सफ़ेद लिबास में एक चेहरा नमूदार हुआ। एक इंसान की तरह का तो चेहरा था, लेकिन उसके दांत बहुत बड़े बड़े से थे और उन दांतों से खून टपक रहा था, जैसे उस चेहरे ने अभी अभी कोई खून पिया हो। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद हुआ तो बाहर वो चेहरा जो इंसानी चेहरे की तरह लंबे दांतों वाला चेहरा था, नमूदार हुआ, मुस्कुराया और इस अंदाज में मुस्कुराया जैसे शिकार आ गया हो, और साथ ही वो गायब हो गया। लड़की उनके साथ अभी कमरे में मौजूद थी, दरवाज़ा बंद हो चुका था, और उस लड़की ने कहा, कुछ चाहिए और तो मुझे बता दें। उन्होंने कमरे की तरफ देखा जैसे कह रहे हों, बस किसी तरीके आज रात यहाँ गुजार लें और उसके बाद हम ज़िंदगी भर यहाँ ना आएँ। ये तो लगता है आसमान से गिरा खजूर में अटका। हम तो इस चक्कर में थे कि रात इतनी भयानक है, रात कहीं गुजार लें, लेकिन ये क्या पता था किसी भूत बंगले में पहुँच गए हैं। तभी उस लड़की ने कहा, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। और वो चलती हुई दरवाजे की तरफ पहुँची तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। क्रिस्टी और रॉबर्ट जो दरवाजे की तरफ मुतवज्जो नहीं थे, वो ये मंजर ना देख सके कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो लड़की जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली तो उस वक्त उनकी निगाह दरवाजे पे पड़ी जो बंद हो चुका था। वो यही समझे कि बाहर से उस लड़की ने बंद किया है, लेकिन लड़की ने तो दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया था। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला था और ख़ुद ब खुद बंद हो गया था। उस लड़की के जाने के एहसास के साथ ही दोनों कमरे को देखने के बाद बोले, इतना बुरा भी नहीं है। रॉबर्ट ने कहा, रात ही तो गुजारनी है, खैर है, कमरे में हम पहुंच चुके हैं, रात हम गुजार ही लेंगे। तो क्रिस्टी बोली, लेकिन मुझे तो अभी तक डर लग रहा है, ये बहुत ही भयानक और बहुत ही खौफनाक है, हम कैसे यहाँ पे रात गुजारेंगे। रॉबर्ट बोला, तुम डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वैसे भी तो हम अपनी ज़िंदगी के इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए निकले हैं, हनीमून के लिए निकले हैं, तो कोई बात नहीं, रात इस भूतिया बंगले के अंदर गुजार के भी हमारी ज़िंदगी की यादों में एक ये यादगार रात होगी। लेकिन क्रिस्टी बोली, आप एक बात भूल रहे हैं। उसने कहा, क्या? उसने कहा, वो लड़की जाते हुए कुछ कह गई है।
रॉबर्ट ने कहा, मैं माजरत कहूँ नहीं सुन सका, वो क्या बोल के गई है? तो क्रिस्टी बोली, वो कह के गई है, आप लोग रात को सोइएगा एहतियात के साथ। रॉबर्ट एकदम चौंका, कहता है, मैं ये फिक्र नहीं सुन सका। क्रिस्टी कहती है, इसीलिए तो मैं हैरान हूं, आप इर्द गिर्द देखने में लगे हुए थे, आपने उससे ये जुमले की तस्दीक नहीं की, उससे ये वजाहत नहीं मांगी कि वो ये क्यों जुमला बोल रही है कि रात को सोइएगा एहतियात के साथ। मुझे तो उस फिक्रे से खौफ आ रहा है। तो रॉबर्ट ने उसको अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जाने मन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम रात यहां सुकून से गुजारेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, मोहब्बत करेंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों बैठ गए और उन्होंने अपनी इस जिंदगी की शुरुआती रातों में से एक रात के अंदर मोहब्बत की बातें शुरू कर दी। वो बहुत रोमांटिक भी हो रहे थे। वो अपनी ज़िंदगी के इस लम्हों को ज़ाय नहीं करना चाहते थे और वो अपनी ज़िंदगी के इन खुशगवार लम्हों को एंजॉय कर रहे थे। वो सो गए, लेकिन क्रिस्टी के दिमाग में अभी तक भी एक फिक्रा गूंज रहा था। वो जाते हुए लड़की कह गई थी, सोइएगा एहतियात के साथ। ये रात का कौन सा पहर था कि क्रिस्टी की आंख खुल गई। उसने देखा रॉबर्ट उसके बिल्कुल पास गहरी नींद सो रहा है। क्रिस्टी जो अपने मुंह से चादर हटाकर रॉबर्ट को देख चुकी थी, एकदम से उसने देखा दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने की आवाज़ आई है। उसी होटल का कमरा खुद ब खुद उसी चरचराहट के साथ, जिस तरह उस लड़की ने खोला था और चरचराहट पैदा हुई थी, उसी चरचराहट के साथ दरवाज़ा खुला है। और वो अपनी सांस रोके उसी दरवाजे की तरफ देखना शुरू हो गई है। कमरे के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन कोई कमरे में दाखिल हुआ था। वो कुछ देर देखती रही कि जो भी है कमरे में दाखिल हुआ है मुझे नजर आएगा, लेकिन उसको कोई भी नजर ना आया। काफी देर इंतजार के बाद जब कुछ भी ना हुआ तो उसका दिल किया वो उठे और उठ के देखे कमरे का दरवाज़ा क्यों खुल गया है, मुझे दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। साथ ही उसके दिमाग में ख्याल आया, मुझे रॉबर्ट को जगा देना चाहिए कि किसी ने दरवाज़ा खोला है, उठ के देखो कौन आया है कमरे में। उसने रॉबर्ट को हिलाया, रॉबर्ट रॉबर्ट रॉबी रॉबी। रॉबर्ट गहरी नींद में था, जैसे उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तहैया कर चुका था कि मैंने नहीं उठना। काफ़ी उसने झंझोड़ा, उसको कोशिश की, उसके बावजूद रॉबर्ट सोता रहा। अब उसको काफ़ी डर लग रहा था कि कोई कमरे में आ चुका है, दरवाज़ा खुला है, क्या मुझे उठ के देखना चाहिए। वो आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठी। कमरे में ठंड सी हो रही थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा वाकई खुला हुआ था। उसने कहा, कौन है यहाँ पे? दरवाज़ा किसने खोला है? कोई जवाब नहीं आया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ गई और जैसे उसने अपना हाथ आगे किया दरवाजे को बंद करने के लिए, तो दरवाज़ा तेज़ी के साथ ठा करके बंद हो गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। भागती हुई आई और आकर दोबारा से बिस्तर के अंदर घुस गई और उसने अपने मुंह पे चादर डाल ली। जानती थी कि रॉबर्ट अब नहीं उठेगा, गहरी नींद सोया है, बहुत लंबी ड्राइविंग करके आया है। कुछ देर वो अपने मुंह को उसी चादर के अंदर छुपाए लेटी रही। उसके बाद उसने चादर मुंह से हटा दी। जैसे उसने अपने मुंह से चादर हटाई और उसने देखा कमरे के अंदर एक नहीं 8-10 सफ़ेद साए से थे। जैसे काला साया होता है इंसान का, ब्लैक शैडो, इस तरह के सफ़ेद साए से थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूम फिर रहे थे। और जैसे ही उसने उन सायों की तरफ देखा तो उसकी दिल की धड़कन और तेज हो गई। उनके लंबे लंबे दांत थे, इतने लंबे दांत के उन दांतों से खून टपक रहा था। उनके चेहरे इंसानों से मिलते जुलते थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा खौफनाक और भयानक थे।
और वो इधर से उधर जा रहे थे। तभी उसकी निगाह उनके हाथों की तरफ पड़ी। वो जो साए थे बिल्कुल इंसान की तरह कदो कामत में थे। चेहरा मिलता जुलता ज़रूर था इंसान थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और लंबे लंबे दांत। उन दांतों से भी खून टपक रहा और हाथों के जो नाखून थे बहुत ही ज़्यादा लंबे। उसने ज़िंदगी में इससे पहले इतने लंबे नाखून नहीं देखे थे। और तभी उनमें से जो सबसे खौफनाक और लंबे कद का भयानक सा एक साया था, वो गुजरते हुए एकदम से रुक गया। इस अंदाज में रुका जैसे उसको महसूस हो गया हो कि ये लड़की जाग रही है और हमारी तरफ देख रही है। पहले वो लेफ्ट राइट आ जा रहे थे, उसको नहीं देख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो शख्स जो लंबा सा था, सबसे भयानक सा था, रुका तो उसने आहिस्ता से अपना चेहरा उसी तरफ मोड़ा जिस तरफ वो लड़की मुंह से चादर हटाए उनको देख रही थी। वो सबसे भयानक था, सबसे खौफनाक, और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। हाथ, नाखून इतने खौफनाक और लंबे लंबे कि लगा क्रिस्टी को अभी इसकी तरफ बढ़ेगा और उसका गला दबा देगा। और तभी उसने देखा बाकी सारे भी अपनी अपनी जगह पे जो चल फिर रहे थे वो रुक गए और उसी तरफ देखना शुरू हो गए जिस तरफ क्रिस्टी लेटी हुई थी। फिर उसने देखा कि सब आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो लंबा सा भयानक सा जो सबसे आगे था वो सबसे आगे बढ़ना शुरू हुआ। और उसने अपने हाथ इस अंदाज में कर दिए जिस अंदाज में वो चाहता था कि उसके हाथ सीधे क्रिस्टी की गर्दन तक पहुंचे और उसके गर्दन को दबा दें। और वो आगे बढ़ रहा था। क्रिस्टी चीख मारना चाह रही थी, लेकिन वो चीख नहीं मार पा रही थी। वो हिलना चाह रही थी, उठ के भागना चाह रही थी, लेकिन उसका जिस्म साकित हो चुका था। वो जिस्म को हिला भी नहीं पा रही थी। जानती थी रॉबर्ट पास लेटा है, मैं इसको किसी तरीके झंझोड़ के उठाने की कोशिश करूं, लेकिन हाथ तक नहीं हिला पा रही थी कि वो शख्स चलता चलता बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया। इतने करीब कि उसने अपने हाथ उसकी गर्दन पर रख दिए और साथ ही उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर दिया कि उसके दोनों अंगूठे के जो लंबे लंबे नाखून थे वो उसकी गर्दन के अंदर चले गए। और कमरे में जोर जोर से चीखने की आवाज थी। शीरी कमरे के अंदर चीख रही थी। जैसे ही शीरी के मुंह से पहली चीख निकली और उसके बाद वो मुसलसल चीखना शुरू हो गई, तो कमरे में बैठे हुए अमाद ने जल्दी से टीवी का रिमोट उठाया और सामने चलती इस हॉरर मूवी का जो सीन था जिसके अंदर वो उसकी गर्दन दबा रहा था क्रिस्टी की, उसने टीवी को बंद कर दिया और उठकर लाइट जला दी और कहा, भाभी भाभी होश में आइए, आप मूवी देख रही थी, होश में आइए। अमाद के साथ बैठी रजिया भी खिलखिला के हंस पड़ी कि भाभी क्या हो गया है, इतनी आप डर गई हैं, चीखें मार रही हैं, हमें भी डरा दिया। इतनी भी कोई डरावनी मूवी नहीं थी जितनी आप डर गई हैं। अमाद बोला, भाभी अगर आप नई हॉरर मूवी देख सकती तो क्यों देखती हैं? कोई आधी रात भी नहीं है, रात का 9 बजे का टाइम है, 9 बजे आप मूवी देख रही थी, इतना मज़ा आ रहा था, आपने सारा मज़ा किरकिरा चीखें मार के सारे घर वाले जाग जाएंगे। तभी जो शीरी अब थोड़ी सी चीखें मार के रिलैक्स हो चुकी थी, खामोश हो गई थी, एकदम से बोली, मैं मूवी से नहीं डरी हूँ। वो सामने खिड़की में कोई खड़ा था सफ़ेद कपड़ों में और वो हवा में उड़ रहा था। वो जुमले अदा करते हुए वो घबरात रही थी, डर रही थी। उसके चेहरे से जैसे ही लाइट ऑन हुई थी, शीरी का चेहरा इतना खौफनाक हो चुका था, इतना डरा हुआ था, सहमा हुआ था। अमाद और रजिया देख के दोनों परेशान हो गए। वो समझे थे शायद वो मूवी से डर गई हैं, लेकिन वो इशारा कर रही थी कि सामने वाली खिड़की में कोई खड़ा था, सफ़ेद भूत सा, और हवा में लहरा रहा था, बहुत ही भयानक सा। तो अमाद अपनी जगह से खड़ा हुआ, शीरी के खौफ को ख़त्म करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए बोला, भाभी कहाँ पे देखा है, कहाँ पे, मुझे बताएं। तो उसने इशारा किया वो सामने खिड़की की तरफ। तो अमाद उठा अपनी जगह से और खिड़की की तरफ चलना शुरू हो गया। रजिया भी पीछे उठी, वो भी उसके पीछे खिड़की की तरफ जाना शुरू हो गई। और खिड़की खोल के उन्होंने देखा, भाभी यहाँ तो कोई नहीं है खिड़की में। तो शीरी बोली, है, मैंने अभी देखा है, क्लियर देखा है। वो लंबा चौड़ा सा था, चेहरा उसका बहुत भयानक था, उसके दांतों से खून निकल रहा था, सफ़ेद से उसने कपड़े पहने हुए थे और हवा में वो लहरा रहा था, उड़ता हुआ सा था। और तभी अमाद
और आगे की तरफ बढ़ा। उसका आधा जिस्म ही खिड़की के बाहर था, मुसलसल वो इधर उधर देख रहा था, वो ऊपर वाली मंजर पे थे, और आधा जिस्म उसका बाहर निकाल के यूं देख रहा था, भाभी कहाँ है, मुझे तो कहीं पे भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी शीरी जो उनको बता रही थी कि मैंने सामने देखा है, उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। वो जो डरी हुई थी और उनको बताने में लगी थी, उसने हाथ को झटक दिया। दोबारा किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। इस दफ़ा भी जब उसने हाथ को झटका और पीछे मुड़कर देखा तो सफ़ेद भूत खड़ा पीछे लहरा रहा था। एक इंतहाई सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक भूत उसके पीछे खड़ा था, और उसके मुंह से पहले से भी ज़ोर से चीख निकल गई। वो जो भूत को उसने सामने खिड़की में देखा था, वो उसके पीछे मौजूद था। इतनी ज़ोर कि उसने चीख मारी कि वो जो खिड़की की तरफ मुतवज्जो थे, अमाद और रज़िया, वो दोनों भी तेज़ी से मुड़े कि क्या हुआ भाभी को। इससे पहले कि वो कुछ समझते, उन दोनों के मुंह से भी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि शीरी भाभी के पीछे एक भूत खड़ा था। इसको यहीं तक, बाकी मैं आपको कल इसका पार्ट 2 सुनाऊंगा। आज इसको पार्ट 1 कर लेते हैं। मैं लंबी है, बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी में मैं भी थक जाता हूँ, और आज मेरी तरह कल इसको मज़ेदार करके इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। आज इसको पार्ट 1 कर लेते हैं। इसी का पार्ट 2 जो है आपको मैं कल सुनाऊंगा कि क्या आगे बड़ा मज़ेदार है। मज़ा आएगा आपको आगे सुन के, क्योंकि स्टोरी यूँ समझे अभी तो शुरू हुई है। मज़ेदार पार्ट जो है ना, वो कल आपको सुनाने को मिलेगा। आज तो एक वो सीन मैंने खींचे हैं जो वो मूवी देख रहे थे, उम्मीद है आपको वो खौफ आया होगा उनसे। और कल उनके साथ एक जो सच्चा है आगे वाक़या, ओरिजिनल सच्चा वाक़या, वो मैं कल इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 में सुनाऊंगा। तो जाने से पहले जिस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए, तो मैं आपकी कहानियों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड है 92009236655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोड है 92, आगे मेरा नंबर है 00923136655500। इस नंबर पे आप मुझे अपनी कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, अपनी कहानी का वॉइस मैसेज भी इस व्हाट्सएप के नंबर पे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप वॉइस मैसेज करें या कहानी लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ आप लोगों ने लिखना है स्टोरी, STORY, उर्दू में या इंग्लिश में। स्टोरी आप लोगों ने लाजमी लिखना है, या OCS भी लिख सकते हैं, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी। OCS लिख दें या फिर स्टोरी लिख दें लाजमी। अगर आप OCS या स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं जहाँ पे स्टोरी लिखा होता है। उन मैसेज को पहले मैं नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ, ताकि कल को ये कहानी मैं सुना सकूँ। अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो फिर प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेंगे। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।